हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द ऑल notification. Now, this video class is for 7th standard student. Today, we are going to I am going to explain the new chapter, that is chapter number 6, physical and chemical changes. चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स एवरीथिंग आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट्स प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सी हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। तो इसको हम फटाफट से समझ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट देखेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ऑल सब्सटेंस इन नेचर हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट सब्सटेंस। इफ देयर इज एन अल्टरेशन इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, इट इज़ नोन एज चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों की अपनी एक प्रॉपर्टी है, इसी को हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसमें किसी भी तरह का हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर लाइक की सूरज की रोशनी, ठीक है, तो कोई भी चीज़ नॉर्मल है उसे अगर सूरज की रोशनी दिखाएंगे तो वो क्या होगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सा वाटर आप अगर गर्मियों में धूप में ले जाके रख देंगे तो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो इफ़ेक्ट किया और पानी गर्म हो गया। ठीक है, इंटरनल फैक्टर की बात करें, अगर आप टॉप वाटर लेके फ्रीज़र में रख देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी देर में आइस बन जाएगा, तो वो भी एक तरह का चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइए कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या है हमारा यहाँ पे, सूरज की रोशनी, ठीक है, और इंटरनल फैक्टर हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे दोनों ने एक्ट किया और वाटर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया। एक जगह वाटर क्या हुआ, हॉट हो गया, और दूसरी जगह पे वाटर क्या होगा, फ्रीज हो गया। नाउ इसके आगे हम देखेंगे क्या दिया है। We see many changes around us every day, like changes of day and night. ठीक है, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, लाइक सुबह से शाम होना, रात होना, फिर सुबह हो जाना। ठीक है, वेदर में चेंज देखते हैं, ठंड का मौसम आता है, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, बारिश का मौसम निकल गया, आप धीरे धीरे करके नवंबर दिसंबर तक विंटर आ जाएंगे। फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ ऑल्सो अ चेंज। छोटा सा प्लांट हम सीड लेते हैं, उसको हम लगा देते हैं मिट्टी पे, फिर थोड़ी देर में क्या होता है, बड़ा सा प्लांट वहाँ पे उग जाता है जब आप रेगुलर बेसिस पे उसे पानी देते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होता है, पहले कच्चे होते हैं फिर अपने आप से पक जाते हैं। कुकिंग फूड, पहले कच्चा खाना होता है, फिर हम जब उसे पकाते हैं हीट दे करके तो वो क्या होता है, खाना पक जाता है। ठीक है, डाइजेशन, बर्निंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो एक स्लो चेंजेस है, जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे राइपनिंग ऑफ फूड है, ये सारी चीज़ें चेंजेस ही हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कैटेगराइज चेंजेस एज स्लो, फास्ट, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखी है। यहाँ पे हम कुछ न्यू चीज़ें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सब्सटेंस पोजेसेस टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है इसको कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज कलर, साइज, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल एक्सेट्रा आर सेड टू बी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी में करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसे अपनी कॉपी में करेंगे, नया चैप्टर डाल के, चैप्टर नंबर 6। What is physical property? The properties such as color, size, shape, melting point, boiling point, smell are said to be physical properties of a substance. ठीक है, the chemical nature of a substance and its behavior towards various chemical are known as its chemical properties. ठीक है, the chemical nature of the substance like की आइस जो है वो क्या होगी, अपने आप में फ्रीज़ है, अगर फ्रीज़र में रखा है फिर उसको बाहर कर देंगे तो उसमें हमने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी दिया, पहले उसे टेम्परेचर उसका लो कर दिया तो वो फ्रीज़ हो गई, फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ले आए तो वो क्या हुई, मेल्ट हो गई। ठीक है,
तो वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, केमिकली जो अपने चीज़ें चेंज हो रही हैं अपने आप से, लाइक कि अगर हम मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे तो वो थोड़ी देर में क्या होगा, कर्ड पूरा का पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये केमिकल प्रॉपर्टी का एक चेंज है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन वेदर द चेंज इज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वी कैन ग्रुप चेंजेस एज फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। लेट अस लर्न मोर अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ फिजिकल चेंज क्या होता है ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर यहाँ पे देख लेती हूँ। अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस लाइक साइज, कलर, शेप एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है, उसका शेप चेंज कर देना वो भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज का एग्जांपल भी आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग जो आइस है उसे थोड़ी देर के लिए अगर रूम टेम्परेचर में रख देंगे वो मेल्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इमेज में भी वही दिखाया होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड पेपर प्लेन, ठीक है। पेपर को आप फोल्ड कर देंगे, उसके बाद अगर उसे वापस से स्ट्रेट करेंगे तो उसमें बीच में कुछ कर्व्स आ जाएंगे, है ना। तो पेपर को फोल्ड, पहले पेपर कैसा था, फ्रेश था, उसका आपने प्लेन बना दिया, ये कोई कुछ भी बना दिया तो वो क्या हुआ, उसका शेप चेंज का एग्जाम्पल में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस भी आप लोग समझते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे साइड आ जाते हैं, क्या दिया हुआ यहाँ पे, फिजिकल चेंज आर मोस्टली टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, ठीक है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, आपने फ्रिज से आइस निकाली, उसे रूम टेम्परेचर में किया, वो क्या हुई, मेल्ट हो गई। फिर उसे आपने वापस से फ्रीज़र में रख दिया, वो वापस से फ्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, दैट मीन्स द ओरिजिनल सब्सटेंस में बी ऑब्टेन बाय रिवर्टिंग द कंडीशन दैट ब्रिंग अबाउट चेंज, ठीक है। तो रिवर्ट करना है आपको, लाइक फ्रीज़र से आइस निकालेंगे वो मेल्ट हो जाएगी, वापस से फ्रीज़र में डालेंगे वो फिर से क्या होगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेल्टे, वही दिया हुआ है यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज का लिस्ट बताया हुआ है। सो प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 पे सिंपल सी चीज़ कही गई है। क्या बताया गया है, अगर हम बालू और पानी को, ठीक है, सैंड प्लस वाटर को मिक्स करते हैं, आपने एक जार लिया, इसमें क्या डाल दिया, सैंड प्लस वाटर, दोनों चीज़ें डाल दी। फिर इसको थोड़ी देर के लिए आप जब डालेंगे तो ये कैसा होगा, मिक्स हो जाएगा, है ना। थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो नीचे साइड क्या होगा, यहाँ पे सैंड हमारा यहाँ नीचे सेटल हो जाएगा और जो हमारा वाटर है ये ऊपर आ जाएगा, राइट। और इसे अगर हम केयरफुल्ली क्या करें, सेपरेट करेंगे, ठीक है। आप धीरे से इस बीकर को उठा के, यहाँ पे दिया हुआ है, आपने क्या किया, इसमें सैंड वाटर मिक्स किया। फिर थोड़ी देर के लिए जब आप रख देंगे तो इसमें क्या होगा, सैंड क्या होगी, नीचे सेटल हो जाएगी और वाटर ऊपर साइड चला जाएगा। फिर इसे बहुत ही आराम से केयरफुली इसे सेपरेट कर सकते हैं हम। वाटर धीमे धीमे इसमें डाल देंगे तो क्या होगा कि सैंड एंड वाटर सेपरेट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सैंड एंड वाटर मिक्सिंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है क्योंकि इसे हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 में आ जाएंगे। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 ईजी था। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 में हम चेक करेंगे फिजिकल चेंज ऑफ बटर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर। तो सम बटर, हम कुछ बटर ले लेंगे पैन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक सम बटर इन द पैन, पुट इट ऑन द फ्लेम, इट विल सून मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड। नाउ रिमूव द पैन फ्रॉम द फ्लेम, लेट अस रीसेट सम टाइम एंड ऑब्जर्व, ठीक है। तो आप क्या करिए, पैन में बटर डालिए, उसको थोड़ी देर आप गैस के ऊपर जब रख देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। फिर उसको गैस से उतार के जब नीचे आप थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर में या फ्रीज में रख देंगे तो क्या होगा, वो वापस से सॉलिड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि एक तरीके का फिजिकल चेंज हुआ। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 है, 3 पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 में सिंपल सी चीज़ दी हुई है, आप लोग डो लेंगे, आटा, आटे को पहले बेल देंगे, ठीक है। बेलने के बाद उसको वापस से आप लोग क्या, राउंड बॉल बना लेंगे। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4 दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या है इसको देख लेते हैं। बोतल का टूटना, लाइक आपने ग्लास बॉटल लिया और हैमर लिया,
ठीक है, हैमर से ग्लास बॉटल में मारा और वो बॉटल क्या हुआ, पीसेस में टूट गया, तो एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल चेंज हुआ, शेप चेंज हो गया बॉटल का। ठीक है, तो इसमें इस प्रैक्टिकल टास्क में हमने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत ही ईजी प्रैक्टिकल टास्क दिए हुए हैं। व्हाट हैपन्स, द बॉटल विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस अगेन, द चेंज इज इन द शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज में चेंज हुआ, तो ये भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। उसके बाद हम आ जाएंगे केमिकल चेंज। व्हेन, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, when one or more new students with entirely new properties are formed by the reaction of two or more substance, it is called as chemical change। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। आप लोग को मैम ने पढ़ाया हुआ है, इधर साइड की चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 है, और इधर साइड की चीज़ों को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट इस साइड होता है और एरो के इस साइड जो चीज़ें होती हैं, एरो के इस साइड, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, मीन्स चेंज हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक चेंज है। तो ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू दिस रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। These changes are mostly permanent and irreversible। ठीक है, ये जो हम रिएक्शंस करवाते हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, इन्हें हम कभी रिवर्स बैक नहीं कर सकते क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसका हम एक कुछ एग्जांपल समझ लेंगे केमिकल चेंज का, बहुत इजी चैप्टर है ये। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर इन विच ऐश एंड स्मोक आर प्रोड्यूस। ठीक है, क्या है, अगर हम किसी पेपर को जला देते हैं, उसमें ऐश और स्मोक प्रोड्यूस हो गया है, तो क्या वापस से ऐश और स्मोक से पेपर बना सकते हैं, नो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल। कर्डिंग ऑफ मिल्क विच कर्ड इज फॉर्म। ठीक है, दूध से कर्ड बनना, कर्ड से क्या वापस दूध बना सकते हैं, तो नो, कर्ड से वापस से दूध नहीं बन सकता। थर्ड है फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन हो रही थी उसे क्या हम बैकवर्ड में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका इमेज में भी कि आपने क्या किया, बर्निंग ऑफ पेपर को जला दिया, उसमें से धुआं निकला, राख बन गई, तो वापस से उसे पेपर में नहीं बदला जा सकता। फिर आपने दूध में क्या किया, दही डाल दिया, तो वो क्या हुआ, पूरा का पूरा दूध थोड़ी देर में दही बन गया। क्या वापस से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंजेस का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखते हैं। इफ वी कट एन एप्पल इनटू स्लाइस इट इज फिजिकल चेंज, but if we keep these slices uncovered for some time their surface will turn brown as on coming into contact with air new substance will form. This is a chemical change. Similarly cut potatoes or brinjal show the same changes। ठीक है, तो किसी एप्पल को कट करना एक फिजिकल चेंज है, उसका शेप चेंज कर दिया हमने, एक सेब लिया, सेब को काट दिया, उसका शेप चेंज हो गया। लेकिन उस शेप को अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर में आप लोग प्लेट में अगर रख देंगे, आपने ये एग्जांपल घर में भी देखा होगा, सो थोड़ी देर में शेप क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं, या उसमें आउटर लेयर पे ब्राउन ब्राउन सी लेयर आ जाती है। तो ये क्या हुआ, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, सेब ने क्या किया, आउटर इन्वायरमेंट मतलब हवा से रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद कैसा हो गया, ब्राउन कलर पे हो गया। इसी तरह अगर आप लोग अपनी मम्मी से बात करेंगे, आलू के साथ होता है, आलू के साथ क्या होता है, आलू अगर काट के आप लोग बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो थोड़ी देर में काला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो रूम टेम्परेचर में एयर प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें छिलके होते हैं तो छिलके इनके रिएक्शन को बचा के रखते हैं, और जैसे ही हम उसका कट कर देते हैं, वो जैसे ही आउटर इन्वायरमेंट में आता है, आलू है, सेब है या बैगन है, ये सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं या कलर चेंज करने लग जाती हैं, और इसी को हम एक तरह का केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6 जो बेस्ड है केमिकल चेंज पे, तो इसमें क्या करेंगे, हम बीकर लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, कुछ आयरन लेंगे लाइक लोहे की कील है ना, और कुछ वाटर ले लेंगे। एक बीकर में हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और आयरन नेल डाल देंगे। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ करेंगे पहले तो हमें कलर सोल्यूशन का कलर कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, इसे जब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पहले हमने क्या किया, पानी लिया, पानी में कॉपर सल्फेट डाला और फिर उसके बाद इसमें आयरन नेल डाल दिया, तो ये कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, ब्लू और पर्पल दिखने लग जाएगा। फिर उसके बाद जब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे थोड़ी देर के बाद, ये कैसा कलर हो जाएगा, यहाँ पे दिया है व्हाट हैपेंस
you will see that blue colored solution of copper sulfate has changed into a green color solution and there is a brown substance deposit over the nail, आयरन नेल। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आयरन नेल में फटाफट से एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ गया है और सोल्यूशन का कलर भी टोटली चेंज हो गया है। तो ये क्या है, एक तरह का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, जब हमने पानी, कॉपर सल्फेट और आयरन नेल को मिक्स किया तो रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होकर चीज़ें थोड़ी देर में बदल गई। तो जो केमिकल चेंजेस है वो भी हम अपने आसपास नोटिस करते हैं। सिंपल सी चीज़ है केमिकल चेंज में, जैसे कि सेब को कट किया तो वो थोड़ी देर में उसका कलर चेंज हो गया है ना। आप नॉर्मली आयरन नेल को लेके आएंगे, एकदम फ्रेश रहेगी, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोहे में क्या होता है, अपने आप से क्या होता है, थोड़ी दिन में या काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है ये, 5 से 6 महीने में क्या होता है, लोहे में जंग लग जाती है। तो ये भी एक तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है समझने के लिए। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल टास्क में। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल टास्क में क्या किया है, टू टेस्ट द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या किया है, बेकिंग सोडा और विनेगर का केमिकल चेंज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या है करना है हमें, टेक सम बेकिंग सोडा और विनेगर ले लेंगे आप। यू विल सी, आप बेकिंग सोडा एक ग्लास में डालेंगे। बेकिंग सोडा कैसा होता है, पाउडरी फॉर्म में होता है, यहाँ पे डाल दिया है। उसमें थोड़ी देर बाद थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, आपको क्या नज़र आएगा थोड़ी देर में, यू विल सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास विग्रसली। दीज बबल्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, तो जो दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो तरह का रिएक्टेंट ले रहे हैं। क्या क्या रिएक्टेंट में है, विनेगर ले रहे हैं रिएक्टेंट में और बेकिंग सोडा। जब हम इन दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा, एरो के इस पार जो वाटर होगा उसमें से ऐसे बबल्स उठ रहे होंगे, जो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होंगे। दिस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, हैंस दिस इज अ केमिकल चेंज। ये परमानेंट है, बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करने के बाद हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, तो दिस इज अ परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, द सिमिलर रिएक्शन इज seen when a pouch of eno is salt is added to a tumbler of water, it is used for indigestion। अगर आप लोग ने बहुत ज़्यादा कभी खाना खा लिया है या ऐसा फील हो रहा है आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनो मार्केट में मिलता है, उसका एक पाउच पानी में घोलते हैं और जैसे ही आप इनो पानी में डालेंगे उसमें क्या होगा, थोड़ी देर में बबल्स उठने लगेंगे। ये इनो वाला प्रैक्टिकल तो आप लोग अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें बबल्स उठने लग जाते हैं। दैट मीन्स कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं और आप उसको जैसे ही पीते हैं वैसे ही आपके पेट में आपको तुरंत रिलीफ मिल जाता है विद इन 6 to 7 मिनट्स। नाउ इसके बाद क्या है, गोल टू टेस्ट दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये तो एक प्रैक्टिकल लैब में करने वाली चीज़ है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जब लैब में जाएंगे तो आपको मैग्नीशियम रिबन दिया जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा, तो उसमें से क्या होता है, एक तरह का पॉप साउंड निकलता है। तो इसे आप अपने आप से रीड करेंगे। नाउ हम आगे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप लोग ने सिंपली यहाँ पे इतने सारे प्रैक्टिकल टास्क का मतलब यही था, आप लोग को समझाना था कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल केमिकल चेंज का है मिल्क से कर्ड बन जाना, दही बन जाना। ठीक है, ये सारे केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें केमिकल चेंज है। नाउ इस पेज में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो आप सबको पता है कि जब दो चीज़ें केमिकली रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस रिएक्ट होता है, बनता है। जैसे कि अभी मैम ने आपको समझाया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आप देखा, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, कोई थर्ड सब्सटेंस बना रहे थे, सॉल्ट। ठीक है, तो ये भी एक क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि हम कोई भी चीज़ रिएक्ट करेंगे, जब ए में जस्ट लाइक हमने क्या लिया था, बेकिंग सोडा लिया था अभी, और बी में हमने विनेगर ले लिया, तो क्या बन रहा था, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था उस सोल्यूशन से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग प्रोड्यूस करती हैं। तो हमने उसमें देखा प्रैक्टिकल टास्क नंबर, जो बेकिंग सोडा वाला प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 7 में हमने देखा कि हमने जब विनेगर को और बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराया तो उसमें से कौन सी गैस निकली, इवोल्यूशन ऑफ गैस कौन सा हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फर्म बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इट। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर इनो का एक पैकेट लेके पानी में घोलेंगे तो उसमें से भी कुछ गैस तुरंत कुछ बबल्स बनने दिखने लग जाएंगे आपको तुरंत। आपको जैसे ही आप इनो लेंगे ग्लास में और तुरंत उसमें पानी डालेंगे, तुरंत आपको बबल्स नज़र आएंगे और वो कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस उसमें से भी होती है। नाउ चेंज इन कलर। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6 में हमने देखा आयरन नेल को, लोहे को आप क्या करेंगे, पानी से रिएक्ट करवाएंगे या थोड़े दिन के लिए बाहर भी छोड़ देंगे तो क्या होता है, उसमें जंक लग जाता है जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो वो एक चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक हमने सैंड एंड वाटर को मिक्स किया, सैंड क्या होगा, थोड़ी देर में पानी के नीचे या कोई चीज़ ऐसी जो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, ये डाउनवर्ड रिएक्शन है। तो एक तरह का केमिकल चेंज होता है जिसमें पानी पे भी इफेक्ट करता है और जो नीचे चीज़ें सेटल डाउन है उसमें वाटर भी इफेक्ट करता है। तो एक प्रेसिपिटेशन का चेंज हो गया। हमने यहाँ पे आयरन नेल वाला चेंज देखा। देन एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। तो ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर accompanied विथ आइदर अब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, देखिए हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट हो रहे तो क्या बन रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर और हीट भी बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट निकला। तो हम कोई भी रिएक्शन जब कराते हैं या तो उसमें हीट निकलती है या तो हीट ऑब्जॉर्व होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हमने बताया अभी आपको प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8 जिसको आपको अपने से पढ़ना है। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को जैसे ही बर्न करते हैं तो क्या होगा, उसमें आवाज़ आती है। आप लोग कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें जब राई डालेंगे और राई जब गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो क्या होता है, किचन से भी कभी कभी जब हम सब्जी छौंकते हैं तो उसमें आवाज़ आती है ना, तो वो भी एक तरह का रिएक्शन हो गया। हमने तेल में सब्जी डाली तो बहुत तेज़ से वहाँ पे छौंकने की आवाज़ आती है। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड अ केमिकल चेंज ऑल्सो। चेंज इन स्मेल, ठीक है। तो थोड़ी देर में आप लोग जब खाना पकाते हैं तो स्मेल में भी चेंज हो जाता है, दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम कॉमन केमिकल चेंज। सम ऑफ द कॉमन केमिकल चेंजेस टेकिंग अ प्लेस अराउंड अस आर डिस्क्राइब बिलो। तो कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस है लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो मैम ने आपको सिंपल सा बताया है और ये तो हर बच्चे को पता है कि आप लोग लोहे को अगर थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये कार है, बहुत दिन से गार्डन में पड़ी हुई है तो इसमें क्या हुआ, जंग लग गया। ये रस्टेड आयरन ब्रिज है, हमारे इलाहाबाद में भी आयरन ब्रिज बना हुआ है। पहले वो आयरन से अच्छा लगता था लेकिन अब टोटल ब्राउन दिखता है क्योंकि उसमें रस्ट लग चुका है, ठीक है। तो ये रस्ट होता किस चीज़ का है, ये कैसे होता है, ये हम देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द आयरन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर नोइंग एज रस्टिंग। तो हमारा जो लोहा है, जैसे ही वो हवा और पानी के कांटेक्ट में जाता है, जैसे ही आप लोहे को हवा, ऑक्सीजन या पानी में छोड़ देंगे ऐसे ही बाहर निकाल के, तो उसमें क्या होगा, रस्ट हो जाता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो जो उसके ऊपर लेयर जमती है उसको हम क्या बोलते हैं, द केमिकल नेम ऑफ रस्ट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, जो उसके ऊपर लेयर जम जाती है उसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे जैसे आयरन में रस्टिंग होती है, लाइक अगर आपका कूलर है या कुछ चीज़ें देखेंगे लाइक आयरन की पीस है, इसमें रस्टिंग होगी तो धीरे धीरे क्या होता है, आयरन के टुकड़े कटने लगते हैं। आयरन क्या होता है, धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है और टूट के बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है एक तरह से। तो रस्टिंग को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जो आयरन को ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एक डिस्ट्रॉय स्लोली वाला मेथड है कि आयरन में अगर लोहे में जंग लगना शुरू है मतलब लोहा थोड़े दिन में ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग ऑफ दी आयरन, ठीक है। रस्टिंग होती है, रस्टिंग क्या करती है, आयरन को पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं आप लोग अपने कूलर में। कुछ लोग क्या करते हैं, हर साल अपने कूलर में पॉलिश करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा रस्टिंग बच जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे केमिकल है जो रस्टिंग से बचाते हैं, ठीक है। ग्रीस ऑफ पॉलिशिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एयर। एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे आयरन के ऊपर देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे ग्रीस और पॉलिश कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयरन की जो लेयर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती और इस तरह से आयरन के ऊपर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता और हमारा लोहा सुरक्षित रहता है।
पेंटिंग इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड। आप लोग के घर में अगर लोहे के दरवाजे होंगे उसमें पेंट अगर कर देंगे आप लोग तो वो भी ख़राब नहीं होते, और अगर बिना पेंट किए ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बहुत जल्दी ब्राउन कलर के हो जाएंगे, उसमें जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है हमारा डिपोजिटिंग ऑफ लेयर अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम और जिंक ओवर द आयरन सरफेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे इस पॉइंट पे आप, कि किसी भी लोहे के ऊपर अगर आप लोग लेयर लगा देंगे, लाइक किसकी लेयर, कोई भी दूसरे मेटल्स की लेयर लगा देंगे तो आयरन फिर से अंदर हो गया, उसके ऊपर दूसरी मेटल की लेयर लगा दी आपने, तो इससे भी क्या होता है हमारा लोहा जो है ख़राब होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, ये इमेज में भी दिया हुआ है। ठीक है, गैल्वेनाइज आयरन शीट्स। फिर उसके बाद हम आते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ अदर मेटल ओवर आयरन आर्टिकल्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज डन बाय द प्रोसेस नेम एज इलेक्ट्रोपेंटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपेंटिंग एक तरह का प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ये आयरन के रिम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रोसेस से हमारा आयरन भी बच जाता है। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस दिए हुए हैं अपने आयरन को बचाने के लिए। तो आज के टाइम पे ऐसे प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं जिससे लोहे में जंग ना लगे, जितने भी लोहे की चीज़ें हैं उसको पेंट करके रखी जाती हैं, पॉलिश करके रखी जाती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑन ज्वेलरी। ठीक है, तो जो ज्वेलरी भी होता है उसको भी क्या करते हैं, सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी इज मेड बाय इलेक्ट्रो प्लेटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर ओवर अदर मेटल और अलॉय। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये किसकी बनी होती है, अलॉयस की बनी होती है ज्वेलरी, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में आती है वो इजीली क्या होती है, मुड़ जाती है, क्योंकि वो अलॉय की बनी होती है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो बहुत दिनों तक चल जाती है और ख़राब नहीं होती। तो ये सारे प्रोसेस है हमें किसी भी सामान को बहुत दिनों तक चला लेने के। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस दैट इज लाइक, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का, जिससे हम शुगर और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल आर द स्ट्रक्चर दैट हैव हाईली और ऑर्डर्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दम, फॉर एग्जाम्पल शुगर क्रिस्टल। जो शुगर के छोटे छोटे से आप देखेंगे ना, चीनी को, जो आपके किचन में चीनी है उसको जब ध्यान से देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप की होती है। ठीक है, ऐसी ऐसी नन्ही नन्ही सी रहेगी। उसी तरह नमक देखेंगे तो नमक भी क्या होता है, उसका भी एक शेप है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो उसका भी प्रोसेस है, नमक को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे दिया है, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेटिंग इट अंडर द हीट ऑफ द सन इन शैडो पॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको इस इमेज में, सॉल्ट बना रहे हैं हम, सी वाटर से सॉल्ट बनाते हैं, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे हम सन हीट का यूज़ करते हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं इसे कन्वर्ट करने में, सॉल्ट में थोड़े थोड़े से क्रिस्टलाइज करने में। यहाँ पे शुगर क्रिस्टल भी है, इसका भी एक प्रोसेस है जो कंपनीज में बनाई जाती है। तो जो आप चीनी है ना, गन्ने से रस से बनती है, तो गन्ने को रस को भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और जब इसे हम कूलिंग के लिए छोड़ते हैं तो ये क्रिस्टल बन के सेपरेट हो जाता है। तो ये सारे क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस हैं जो बहुत ही सिंपल है, और इससे नमक और चीनी बनाया जाता है बेसिकली हमारे मार्केट में। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 9 में भी यही सारी चीज़ें दी हैं कि कैसे आप केमिकल बेसिस में क्रिस्टल बना सकते हैं। जब आप लैब जाएंगे बड़े क्लासेस में जा कर के तो क्रिस्टल बनाना बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से केमिकल चाहिए, टू प्रिपेयर द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं हम, तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। इसी तरीके से अलग अलग मेथड का यूज़ करके कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जो हम चीनी खाते हैं और नमक खाते हैं वो भी क्रिस्टल वे में किए जाते हैं। You will need a 100 ml of beaker, dilute sulfuric acid, a stirrer, some copper sulfate, distilled water and filter paper। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, हम बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 50 ml 50 ml पानी डाल देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 बूंद किसकी डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे, और इसे हीट करेंगे जब तक ये गर्म नहीं हो जाता। थर्ड स्टेप क्या है, जैसे ही ये गर्म हो जाता है इसमें हम कॉपर सल्फेट डाल देंगे और उसे क्या करेंगे, स्टीरर से स्टीर करेंगे। स्टीरर क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे देखिए हैंड में क्या उली है कि स्पून की तरह चीज़ें हैं जो ग्लास की होती है, उसे हम स्टीरर बोलते हैं, जिससे हम चीज़ों को चलाते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 4 पे क्या दिया है, ऐड सम कॉपर सल्फेट एंड डिजॉल्व। इसमें कुछ हम कॉपर सल्फेट डाल देंगे और उसको हम डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 5 पे क्या दिया, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल नो मोर कॉपर सल्फेट कुड बी डिजॉल्व। हम तब तक इसमें कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे जब तक वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो जाएगा।
फिर हम इसे क्या करेंगे, वो पूरी रात के लिए छोड़ देंगे ऐसे। इसमें क्या होगा, व्हाट हैपन, इस इमेज में दिया हुआ है, यू विल ऑब्जर्व ब्लू क्रिस्टल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो यहाँ पे क्या है, बीकर के बॉटम में जब आप दूसरे दिन इस सोल्यूशन को देखेंगे तो उसके बीकर के बॉटम में क्या होगा, क्रिस्टल, ब्लू कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये एक तरह का प्रोसेस हो गया जो आपको सीधा समझाने के लिए है कि क्रिस्टल हम कंपनीज में कैसे बनाते हैं, और सॉल्ट और शुगर ये सारे अलग अलग प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्रिस्टल बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ये सारे बहुत इजी टॉपिक हैं। ये चैप्टर बहुत इजी था, इसलिए मैम ने विदिन एक वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ थैंक यू। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे।